Good morning, students. Today's thought of the day: an educated person is respected everywhere. एक शिक्षित व्यक्ति हर समय सम्मान पाता है, हर जगह सम्मान पाता है। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हम शिक्षित रहेंगे तो हमारी विचार भी उस तरीके से रहते हैं। किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को सोचने के लिए हम उस तरीके से उसमें विचार करते हैं। और कहीं पर भी अगर हमें कुछ कहना होता है, किसी विषय के, किसी टॉपिक के बारे में कुछ कहना होता है, तो हमारी वर्तनी भी अलग होती है, क्योंकि हम शिक्षित रहते हैं। तो हम अपने अच्छे विचारों को उस जगह प्रकट करते हैं और जिससे हम उस जगह सम्मान के पात्र बनते हैं। ओके बच्चों, आज से हम रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, हमारे हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड में जितना कोर्स हाफ ईयरली में आना है वह कंप्लीट हो गया है। आज से हमारा रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है। आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद जो वीडियो आपके मोबाइल में जाएगा उसके बाद ही कुछ घंटों के बाद आपका रिवीजन टेस्ट होगा। सपोज़ आज आप वीडियो देख रहे हैं, हम आप लोगों का टेस्ट 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट आपका रहेगा। ठीक है, 1 घंटे के बाद सपोज़ 2 से 2:30 तक, यानी कि 2:30 तक आपका पेपर सबमिट हो जाना चाहिए। जिन पे बच्चों का पेपर सबमिट नहीं होगा उनका 2:30 बजे के बाद, यानी कि 2:30 के बाद पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, पेपर चेक करने के बाद नंबर आप लोगों के ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों को कितने नंबर मिले हैं। रिवीजन टेस्ट को पूरे निष्ठा से और पढ़कर ईमानदारी से दीजिएगा। एक एक चैप्टर का रिवीजन हो रहा है। एक एक चैप्टर अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट होता जाएगा। आप घर में बैठे हैं, ये नहीं कि कॉपी खोलकर लिखकर मुझे दें। आप लोग चैप्टर को पढ़िएगा। वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी समय मिलेगा पढ़ने का। पढ़ने के बाद उसको लर्न करने के बाद पेपर लिखिएगा। ओके, 1 से 2 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। उसी टाइम पे ग्रुप सेटिंग खुली रहेगी। आपको पेपर सेंड कर देना है, पेपर कंप्लीट करना है, पेपर सेंड कर देना है 2:30 बजे तक। उसके बाद ग्रुप सेटिंग बंद कर दी जाएगी। जो बच्चे पेपर देंगे उनके पेपर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ओके, उन्हें एब्सेंट लगा दिया जाएगा। आज मैं हिंदी सेकंड का पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, ये पार्ट मैंने आपको इसके पहले भी पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। समझाने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज पूरी चीज़ वीडियो के द्वारा आपकी कॉपी में बताया है कि आप अपनी कॉपी में से लिख लें। उसी चीज़ को मैं पुनः आपको बता रही हूँ। इसके अलावा भी जो बच्चे पहले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं, किसी कारणवश भी उनके पास कॉपी नहीं थी, बुक नहीं था, या वो मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम था, कोई भी कारण से अगर वो इसके पहले वाला क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो इस क्लास को अटेंड करके भी वो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, इस चैप्टर में बच्चों बताया गया है भाषा, लिपि और व्याकरण। हम कुछ भी जब किसी को कुछ बोलते हैं, किसी से कुछ बातें करते हैं, तो हम वहाँ पर अपनी बोली के द्वारा कुछ भाषा जो हम अपने घर में बोलते हैं उस तरह की कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं। तब हम किसी से बातें करते हैं और वही भाषा को हम लोग कॉपी में लिखते हैं। किसी चीज़ को लिखने में भी हम अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और लिपि क्या होती है? जब हम किसी चीज़ को प्रकट करते हैं लिखने के थ्रू,
जब हम उसे प्रकट करते हैं तो उसमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है। बिना चिन्ह के हम अपनी भाषा को, अपनी बात को, अपनी वाणी को पूरी नहीं कर सकते। व्याकरण क्या है? व्याकरण है जो हम बोलते हैं उसमें शुद्धता लाता है। व्याकरण से हम ये समझते हैं कि हम किसी से जब बातें करते हैं तो हमारी जो बोली है वह शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, अगले को समझ में आना चाहिए। अगर हम किसी को कुछ अपने विचारों को बता रहे हैं, अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर अगर हम किसी से बातें कर रहे हैं तो हम अपने भाषा, लिपि और व्याकरण का पूरा ध्यान रखेंगे। किसी से अगर हम इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो अगर हम किसी से बातें करते हैं और हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण हमारा उस जगह में शुद्ध नहीं होता है, अच्छी तरीके से हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो अगला इंसान सुनकर, समझकर एक तो समझ नहीं पाता और तब हमें बेवकूफ़ समझता है कि उसे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो जो कहना चाह रहा है उसमें शुद्धता नहीं है। तो अपनी बातों को, अपनी बोली को दूसरे तक प्रकट करने के लिए हमें इन 3 चीज़ों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। एक भाषा, दूसरा लिपि और तीसरा व्याकरण। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी बातों को, अपने विचारों को एक दूसरे के संग आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा क्या होता है। वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। मैंने कहा ना कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार, जो हम कहना चाहते हैं, उसका आदान प्रदान होता है। अगर हम जो कहना चाहते हैं हम किसी से कहते हैं तो अगला इंसान सुन के भी उसका रिप्लाई देता है, यानी उसके विषय में कुछ कहता है। ओके। भाषा के 2 रूप मुख्य होते हैं। पहला मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक क्या होता है? जो हम मुख से कहते हैं और अगले सामने वाला इंसान सुनता है, समझता है और वहीं तक वो स्टॉप हो गया। मतलब मुख से कहना, अपनी वाणी को, अपने विचार को मुख से कहना, मुख से हमने कहा, अगले ने सुन लिया, यह हो गया मौखिक रूप। यह स्थायी नहीं होता है या अस्थायी होता है, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने कहे शब्दों से भी मुकर जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने ही शब्दों से मुकर जाते हैं, इसीलिए मौखिक रूप को अस्थायी रूप दिया गया है। कभी हम लोग कुछ कहते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई किसी चीज़ की विपत्ति आती है तो हम अपने शब्द बदल देते हैं, यानी मौखिक भाषा अस्थायी रूप हुआ है। लेकिन लिखित भाषा, लिखित जो हम लोग अपने विचारों को कॉपी के द्वारा, कॉपी में पेंसिल के द्वारा, पेन के द्वारा लिखते हैं, हमने लिखा, अगले ने पढ़ा, समझा, उसे कहते हैं लिखित रूप। और लिखित रूप होता है स्थायी रूप। लिखित रूप के प्रमाण को हम बहुत दिन तक सहेज कर रख सकते हैं, वह होता है लिखित रूप, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे पढ़ सकती है। जिस तरीके से रामायण, महाभारत, जितने सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, ये आपकी पुस्तक लिखी गई, यह भी एक लिखित रूप है। अगर किसी ने ना लिखा होता तो हम इसे आज कैसे पढ़ते? तो यह पुस्तक भी एक लिखित रूप है। हमारे जितने ग्रंथ हैं, जितने भी तरीके के आपके सब्जेक्ट्स के बुक हैं, सारे लिखित रूप का ही प्रमाण है। अगर किसी राइटर ने इसे ना लिखा होता तो आज इसे हम नहीं पढ़ पाते। तो लिखित भाषा स्थायी रूप होता है, जिसे किसी एक लोग ने लिखा और 10 लोगों ने पढ़ा, 100 लोगों ने पढ़ा, हज़ारों लोगों ने पढ़ा, यह हुआ लिखित रूप। और लिखित रूप होता है स्थायी रूप। मौखिक रूप होता है अस्थायी रूप, जिसे हम सहेज के नहीं रख सकते, क्योंकि
अभी अभी कहा वो अभी अभी ख़त्म हो गया। जितने लोग सामने होते वही लोग सुन पाते हैं। ये तो इसे हम सहेज कर नहीं रख पाते। यह हो गया अस्थायी रूप। इन दोनों के अलावा भी एक और रूप होता है, वह होता है सांकेतिक रूप। इसे विस्तार से आपके पुस्तक में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सांकेतिक रूप यह होता है जो हम संकेतों द्वारा बताते हैं। संकेत यानी इशारों द्वारा अपनी बातों को बताना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मौखिक रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम किसी ऐसी जगह में होते हैं जहां हम मौखिक रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमारे पास पेन, पेंसिल, कॉपी भी नहीं रहता है, तो हम लिखित रूप का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन संकेत, हाथ द्वारा, आँखों द्वारा, इशारों द्वारा हम अपनी बात कह सकते हैं। उसे ही कहते हैं सांकेतिक रूप। तो भाषा का मुख्य तत्व हम लोग दो ही रूप पढ़ते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। लेकिन इसके अलावा भी एक रूप और होता है, वह होता है सांकेतिक रूप। यह सिर्फ आप नॉलेज के लिए जान के रखिए। ओके। इसके अलावा भाषा वह विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, केरल में मलयालम, कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, आंध्र प्रदेश में तेलुगु। हर राज्यों में अपनी एक भाषा होती है, वह उस राज्य की प्रधानता होती है। क्योंकि भारत हमारा बहुत बड़ा विशाल देश है और इसके कितने अनेक राज्य हैं। अनेक राज्यों में हर राज्य का एक अपना भाषा है और उस राज्य में उसी भाषा को बोला और समझा जाता है। इसी तरह यहाँ कुछ भाषाओं को बताया गया है और उनके प्रदेशों को भी बताया गया है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। जितना भी हम लोग हर राज्य में अलग अलग भाषा का प्रयोग कर लें, किंतु हमारी जो राष्ट्रभाषा है उसे हिंदी को ही प्रधानता दी गई है। यह हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाती है। इन सब भाषाओं के अलावा भी उस प्रदेश में हिंदी भी बोली जाती है और कुल मिला के पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा की प्रधानता दी गई है। संसार के सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे इंग्लैंड में अंग्रेजी, जर्मनी में जर्मन, नेपाल में नेपाली, चीन में चीनी, फ्रांस में फ्रांसीसी। इसके पहले हमने राज्यों के बारे में पढ़ा था और अब हमने देशों के बारे में पढ़ा कि प्रत्येक देशों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है। जिस तरह हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, उसी तरह अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना गया है, क्योंकि यह संसार के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है। एक हिंदी और दूसरी अंग्रेजी, ये दोनों भाषाएं पूरे भारत में, पूरे विश्व में बोली जाती है और लगभग अधिक से अधिक लोग इन दोनों भाषाओं को जानते हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा भी वो लोग इन दोनों भाषाओं का भी नॉलेज रखते हैं। लिपि, प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग होता है। भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लिपि कहते हैं। मैंने कहा ना कि भाषा को लिखने के लिए हम लोग कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है।
हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। कुछ अन्य भाषाएं तथा उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। संस्कृत की देवनागरी, मराठी देवनागरी, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू, फारसी, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की रोमन, जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, अरबी की फारसी। ये सब सारी उनकी लिपियां हैं। एक तरफ भाषा है, दूसरी तरफ उनकी लिपियों के बारे में बताया गया है। अब है व्याकरण। मैंने इसके पहले भी आपको समझाया और अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया कि व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध करने का कार्य करता है। अगर व्याकरण भाषा को शुद्ध ना करे तो वो सारे वाक्य हमें अटपटे से लगे, पढ़ने के बाद वह अटपटे से लगे, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, रिया सो रहे हैं, लड़के खेल रहा है। यहाँ पर देखिए, एक बच्ची है तब भी लिखा है रिया सो रहे हैं। एक वचन के लिए, एक चीज़ के लिए सो रहे मतलब एक से अधिक होते हैं, तो यहाँ पर भी वाक्य गलत है। लड़के खेल रहा है, खेल रहा, जब लड़के बोले गए हैं तो खेल रहे हैं होना चाहिए, लेकिन यह वाक्य भी गलत है क्योंकि इन दोनों में व्याकरण को शुद्ध करके नहीं लिखा गया है। ये वाक्य पढ़ने में तथा सुनने में कुछ अटपटे लगते हैं क्योंकि इससे व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ है। और इन वाक्यों को पुनः लिखकर देखिए। रिया सो रही है, लड़के खेल रहे हैं। यह वाक्य शुद्ध लग रहा है क्योंकि इसमें व्याकरण के शुद्ध रूप का प्रयोग किया गया है। इन वाक्यों में व्याकरण के नियमों का प्रयोग हुआ है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अगर आप लोग को व्याकरण की परिभाषा लिखने के लिए कहा जाए तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला अंग वर्ण विचार, दूसरा अंग शब्द विचार और तीसरा अंग वाक्य विचार। इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, इसके पहले भी मैंने कहा कि जो बच्चे मेरा पहले का क्लास अटेंड नहीं किए हैं किसी कारणवश, अभी भी अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो उन्हें चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सब चीज़ समझ में आ जाएगा। अभी भी उनके पास समय है, अभी भी वो कॉपी में राइट करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, बोलकर, सुनकर, पढ़कर, ये सभी द्वारा। इन सभी कार्यों के द्वारा अपनी बात को हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हिंदी, मराठी, संस्कृत आदि की लिपि है देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन देवनागरी। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सिखाता है। लिपि, वर्ण, व्याकरण या शब्द व्याकरण। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4 या एक भी नहीं, 3। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं, हमें ब्लैंक्स में वही शब्द भरना है। डैश भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर अपनी बातों को समझाते हैं। किसके द्वारा? मौखिक रूप द्वारा।
भाषा का डैश रूप मान्य नहीं है, सांकेतिक रूप मान्य नहीं है। डैश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा माना जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि डैश है, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। डैश विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार वाक्य के व्याकरण के अंग हैं। वर्ण विचार। ओके। भारत के इन राज्यों में कौन सी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है? तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कश्मीर में कश्मीरी, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी, पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, उत्तर प्रदेश में अवधी। ओके। यहाँ कुछ रूप दिए गए हैं। चित्रों के द्वारा हमें ये बताना है कि ये कौन सा रूप है, भाषा का कौन सा रूप है। पहला, माइक में बोल रहा है बच्चा, यह मौखिक रूप है। बुक में पढ़ रहा है, मौखिक रूप है। फ़ोन में बात कर रही है बच्ची, यह भी मौखिक रूप है। कॉपी में कुछ लिखा जा रहा है, यह लिखित रूप है। दुकानदार से सामान के लिए बातें हो रही हैं, मौखिक रूप है। दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं, यह भी मौखिक रूप है। ओके। यहाँ पहेली दी गई है और हमें इन पहेलियों से ही भाषा निकालने हैं। तो पहला है तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, गुजराती और पंजाबी। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो ये हैं। पार्ट 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। प्रश्न उत्तर। भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इस तरह से डायग्राम बनाकर आप लोग लिखिएगा। लिपि क्या है? हिंदी और अंग्रेजी की लिपि क्या है? भाषा को लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना तथा लिखना सीखते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ओके। इस तरीके से आपका यह चैप्टर रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही आपका रिवीजन टेस्ट होगा और इसी चैप्टर से आपका रिवीजन टेस्ट होगा। ठीक है। चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आज ही की तारीख में, यानी कि 13/10/2020 1 बजे से लेके 2 बजे तक ग्रुप सेटिंग ओपन रहेगी। क्वेश्चन पेपर आपको 1 बजे सेंड कर दिया जाएगा। आप लोग पेपर हल करके 2:30 तक मुझे पेपर सेंड कर देंगे। 2:30 के बाद जो बच्चे पेपर सेंड करेंगे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 2:30 पर ग्रुप सेटिंग बंद कर दी जाएगी। कोई मेरे पर्सनल नंबर पर अगर सेंड कर रहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप लोग थोड़े बड़े बच्चे हैं, आप लोग टाइम का ध्यान रखिए। ओके। घर पे रहें, पढ़ते रहें। रिवीजन टेस्ट शुरू हो गया है, अब इसके बाद हाफ ईयरली होगा। बी केयरफुल। थैंक यू।